नमस्कार। क्रिकेट विश्व कप की इस महा कवरेज पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा इस खास कार्यक्रम जो है वो आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर के है, जो कि इस वक्त मुंबई के वानखेड़े के स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है वो खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन बल्लेबाजी में देखने को मिला है और विराट कोहली ने वनडे में शतकों का अर्धशतक जो है वो लगाने में सफलता हासिल की है। तो अगले आधे घंटे हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो आईसीसी विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 398 रन का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक बगैर किसी नुकसान के 12 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरुआत दी। छठे ओवर में ही टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। हालांकि रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में 29 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाते हुए अपना अर्धशतक जो है वो पूरा किया। कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। कोहली और श्रेयस के बीच 163 रन की साझेदारी हुई। कोहली ने इतिहास रचते हुए अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो हैं वो बन गए हैं। वो 117 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर ने भी शतक पूरा किया। श्रेयस ने 105 रन बनाए। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 397 रन बनाए। केएल राहुल 39 और शुभमन गिल 80 रन बनाकर नाबाद रहे। और ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले पे और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल और साथ ही हमारे साथ हैं क्रिकेट कोच देवदत्त। तो जो कि कोच देवदत्त जो है वो अब से थोड़ी देर के बाद ही जुड़ जाएंगे। हालांकि थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राकेश जी, जिस तरह का आज पूरा मुकाबला रहा, जिस तरह से पहले दिन से ये बात हो रही थी साफ तौर पे कि जिस तरह से टीम इंडिया की जो तैयारी है, जो लय है, उसको देखते हुए ये जो आज निकल के रिजल्ट आया है टीम इंडिया की बल्लेबाजी का, उसको कतई हैरानी नहीं हुई है, बल्कि यही कहा गया है कि हर मैच के साथ टीम जो है वो सॉलिड रूप में सामने आई है। नहीं, बिल्कुल बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हमारे बल्लेबाजी का रहा। ये वानखेड़े की पिच वैसी बल्लेबाजों की मददगार पिच नजर नहीं आ रही है कि जैसा इसके बारे में मशहूर है। इसमें गेंदबाजों के लिए भी कुछ था और शुरुआती समय में जो तेज गेंदबाज इसका फायदा उठा सकते थे, उसको हमारे जो ओपनर्स हैं, विशेष तौर पर जिसमें रोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए, जैसे जैसे वर्ल्ड कप ये एंड की तरफ जा रहा है तो अब लोग रोहित शर्मा की कप्तानी की खासियत, उनके बल्लेबाजी की खासियतों पे और ज्यादा गौर कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने इस पूरे टूर्नामेंट के लिए एक जो रणनीति तैयार की टीम मैनेजमेंट के साथ कि वो इसमें खुल के बल्लेबाजी करेंगे और बाकी के बल्लेबाज टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे। मुझे लगता है कि उनकी रणनीति और इसको पूरा एग्जीक्यूट भी किया उन्होंने मैदान में। यही आप देखेंगे कि रोहित शर्मा के नाम यहाँ पर टूर्नामेंट में अर्धशतक और शतक वैसे नहीं है जैसे कि होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने टीम के हिसाब से खेला और हर हालत में शुरुआत में आक्रमण किया और पहले 10 ओवर में देखिए 84 रन का स्कोर यहाँ पर हमने खड़ा कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि रही है कि रोहित शर्मा जिस तरह का स्टार्ट देते हैं वो गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाला होता है कि उनका हौसला पस्त हो जाता है तेज गेंदबाजों का, और जो आगे के बल्लेबाज आते हैं उनके लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार होती है। तो जब विराट कोहली एक शीट एंकर का रोल निभाते हैं, वो चौके छक्कों पे ज्यादा जोर नहीं देते बल्कि टीम की जरूरत के हिसाब से एक एक दो दो रन करके पारी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे ओपनर हमारे शुभमन गिल जो कि बहुत शानदार, उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं। लेकिन विराट कोहली, राकेश जी हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन अभी सीधे चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक जो हैं वो सीधे वानखेड़े से मौजूद हैं और वानखेड़े की ये तस्वीर हम दे सकते हैं उनके साथ में, जिस तरह से प्रशंसक जो हैं वो चारों ओर हैं। तो अभिषेक, प्रशंसकों को यही इंतजार था कि इस तरह का प्रदर्शन जो है वो भारतीय टीम दिखाए और साथ ही साथ विराट के बल्ले से वनडे क्रिकेट का शतकों का अर्धशतक सामने आए। तो जरा आप अपनी प्रशंसा, आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए किस तरह से वो इस शतक को ले रहे हैं।
ये भारतीय टीम ने दिखाई। और हम पहले प्री मैच शो में बात भी कर रहे थे कि इस तरह की बल्लेबाजी दिखानी होगी और उस तरह का खेल दिखाया है जैसा लीग मैचेस में टीम इंडिया दिखाती रही है। और कुछ फैंस हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। विराट कोहली ने जिस तरह की पारी खेली, मजा आ गया। देखिए, विराट कोहली के लिए तो बाद में कहेंगे, न्यूजीलैंड वालों को हमने उड़ा दिया फ्यूज, न्यूजीलैंड वालों को हमने उड़ा दिया फ्यूज। और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। विराट कोहली के लिए भी कुछ कह रहे थे आप। देखिए, विराट कोहली वहाँ खड़े होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं। आज मैटर बड़ा था, सबने देख लिया। और हमने आपको सुबह भी कहा था यदि आप हमको मिले होंगे, हमने सुबह क्या कल शाम जिस समय हम स्टेडियम में आ गए थे, जब भी हमने कह दिया था अपना किंग कोहली तो बड़े मैचों में जलवा दिखाए और लेकर तिरंगा मेरे साथ चलो अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो। तो वाकई जिस तरह से विराट कोहली ने बल्लेबाजी की और टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की, जो शुरुआत मिली भारतीय टीम को रोहित शर्मा ने जो दी, वो काबिले तारीफ। जी, जिस तरह की शुरुआत हुई इसमें अहम भूमिका विराट भाई और श्रेयस अय्यर, जिनका बहुत ही अहम योगदान रहा। और ये हमारे भारतीय टीम का रीढ़ की हड्डी है और इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ही आएगी। और ये हमारे फैंस और सबका मानना है कि इस बार हमारे वर्ल्ड कप का जो लेके आएगा, मानना नहीं है, लेकर आएंगे। और हमारे पूरे स्टेडियम अहमदाबाद में सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा। और वर्ल्ड कप 2019 अभिषेक बदला पूरा हो गया है। वापस होगा। जो इंडिया टीम हारी थी वो बदला पूरा कर लिया है। विराट कोहली भी अच्छा खेल रहे हैं और फाइनल में भी अच्छा खेलेंगे। अभिषेक, वाकई क्रिकेट प्रशंसकों का ये उत्साह जो है वो समझा, किस तरह का डोमिनेंस रहा है टीम इंडिया का। जी, वाकई प्रशंसकों का ये उत्साह जो है वो समझा जा सकता है। लेकिन अगर आपसे हम समझने के चाहें कि इस मुंबई की ये जो पिच है, इस पिच को आखिरकार किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जिस तरह की इस पिच को लेकर के बात हो रही थी कि पहले पावर प्ले में हमने देखा था कि वाकई रन काफी बनते हैं, लेकिन दूसरे पावर प्ले में, यानी कि जब दूसरी इनिंग जो स्टार्ट होती है उसका जो पावर प्ले में लेते हैं वहां पर थोड़ा कम रन रहता है। तो अब जिस तरह का प्रदर्शन अब न्यूजीलैंड के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो शुरुआती 10-12 ओवर्स है, पहला पावर प्ले है, वो न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला है। 8 का शुरुआती रन रेट आप देखिए, 400 रन का टारगेट, 398 रन बनाने हैं न्यूजीलैंड को जीत के लिए, वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और पिच की जैसे हमने पहले भी बात करी, शुरुआत ओवर अगर नेगोशिएट कर लेते हैं न्यूजीलैंड, शुरुआती ओवर्स अगर वो कर लेते हैं नेगोशिएट, उसके बाद पिच थोड़ा सा ईजी यहाँ पर हो जाता है। जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने भी पारी खेली, 8 साढ़े 8 का वक्त होता है, तब तक कहते हैं एक्सपर्ट भी यहाँ पर कह रहे थे कि 8 साढ़े 8 तक का वक्त है, यानी 15-20 ओवर अगर आप यहाँ पर निकाल लेते हैं तो उसके बाद विकेट बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इजी अगर हो भी जाता है तो क्या न्यूजीलैंड ये मादा रखता है कि वो 398 रन का स्कोर खड़ा कर ले, क्योंकि इतना ज़्यादा चेज वानखेड़े में नहीं हुआ है, ओडिया हिस्ट्री में, ओडिया वर्ल्ड कप में नहीं हुआ है। आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला न्यूजीलैंड के लिए, वाकई आसान नहीं होने वाला। अभिषेक, आपके पास हम फिर लौटेंगे। अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन जी जी आपके पास फिर लौटेंगे। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक और गेस्ट, एक और मेहमान, क्रिकेट कोच देवदत्त। देवदत्त साहब, आपसे सबसे पहला और सीधा सवाल, भारतीय टीम ने तो करके दिखा दिया, बल्लेबाजों ने करके दिखा दिया, अब गेंदबाजों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि न्यूजीलैंड को रोके, क्योंकि न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे, इनके रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो काफी खतरनाक एक रिकॉर्ड दिखता है। तो अब कैसे देखते हैं आप आगे की राह को? हमारे गेंदबाज बहुत ही अच्छे हैं। देखो, शम्मी ने अभी पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कराया है, तो पूरी उम्मीद है देखो हमारे जो अच्छे गेंदबाज है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे जो बल्लेबाजों ने, विराट कोहली जी ने करके दिखाया है और श्रेयस अय्यर ने, और अपना बुमराह और शमी से बहुत बड़ी उम्मीद है टीम के लिए। वाकई बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और उम्मीद राकेश जी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह का जो पहले मैच से हम देखते आ रहे हैं, टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं, शायद पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी बहुत चुनौती मिली थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से टीम ने अपने आप को एकजुट किया है, जिस तरह से एक टीम यूनिट के तौर पे टीम सामने आई है, वो एक अलग तस्वीर दिखा रही है। अभी तक देखो हमारी पिछले कई सालों में ऐसी टीम, हमारी ऐसी संतुलित टीम
कभी नजर नहीं आई है कि जिसका मिडिल ऑर्डर भी इतना स्ट्रांग हो, हमारे सलामी बल्लेबाज इतने स्ट्रांग हो, हमारे तेज गेंदबाज इतना बढ़िया प्रदर्शन करें और हमारे स्पिनर भी बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर मौजूद हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी टीम पिछले 10-15 सालों में देखने को नहीं मिली है। और जबकि हम तेज गेंदबाज हमारे जो भारत की पिचों पर अपनी दहशत बना पाए, तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हमारे बुमराह का है, सिराज का है, मोहम्मद शमी का है। और जो खिलाड़ी हमारा बाहर बैठा, आप देखिए कि शुभमन गिल पहले 2 मैच नहीं खेले, शुभमन गिल को जब लाया गया तो उन्होंने धमाके कर दिए। उसके बाद मोहम्मद शमी को जब लाया गया उसके इंजर्ड होने पे हमारे खिलाड़ी के, तो मोहम्मद शमी ने धमाल कर दिया। तो हमारी जो ये पूरी बेंच स्ट्रेंथ है वो भी इतनी जबरदस्त मजबूत है कि वो किसी भी मैच में एक स्टार परफॉर्मर के रूप में सामने आ सकती है और अपने दम पे मैच जिता सकती है। तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हमारी टीम का है। उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जो टीम की रणनीति बनी है, उस रणनीति को हर मैच में बहुत अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया है। रणनीतियां तो सारी टीमें बनाती हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना वो खिलाड़ियों के बस की बात नहीं होती है। तो हमारे इन खिलाड़ियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भी रणनीति बनी उसको अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया। यही वजह है कि आज जो रोहित शर्मा है वो इतनी राहत की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी मैच देखिए, वाकई राकेश जी, जिस तरह की 97 बनाए हैं जी, वाकई जिस तरह की बनाने की मादा रखती है जी, बिल्कुल, जिस तरह का प्रदर्शन जो है वो भारतीय टीम दिखाती आ रही है, वही प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं अब ताकत के रूप में इस सेमीफाइनल में टीम इंडिया के साथ है। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं ये एक पैकेज जो कि विराट कोहली पर है। इस मौजूदा विश्व कप में अगर कोई एक खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन से अपने नाम को नया आयाम दे रहा है तो ये नाम किसी और का नहीं बल्कि विराट कोहली का है, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की। यही नहीं, इस विश्व कप में 10 मैचों में अभी तक कोहली के नाम 711 रन हैं। ऐसे में विराट किसी एक विश्व कप में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट की बात ही खास है। विराट का अंदाज बिंदास है। रन मशीन कहें या चेज मशीन, हर किरदार में कोहली का करिश्मा दिखाई देता है। और आखिरकार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस धाकड़ बल्लेबाज ने वह कारनामा कर दिखाया जिसका इंतजार हर किसी को था। कोहली ने 106 गेंदों पर शतक लगाया, जिसके साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट शतकों का अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की। कोहली ने 279 पारियों में ये कारनामा किया और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड से खुद को आगे निकाल लिया। कोहली ने मैच के 42वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर 2 रन लेकर ये कारनामा किया। कोहली का इस विश्व कप में ये तीसरा शतक है। इससे पहले इस बल्लेबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ 103 रन की पारी खेली थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन बनाए थे। वहीं इस साल कोहली जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। 2023 में विराट कोहली का ये छठा शतक रहा। हालांकि इस विश्व कप में एक बात और खास रही कि किसी एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी कोहली ने मास्टर ब्लास्टर के 673 रन के रिकॉर्ड से भी खुद को आगे निकाला। किसी एक वनडे विश्व कप में 700 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अब कोहली के नाम हो गया है। विराट 117 रन पर जरूर आउट हो गए, लेकिन कामयाबी की एक बड़ी तस्वीर को अपने सामने रख गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो वाकई कोहली का शानदार सफर रहा है और यही सफर जो है वो हम आपको इस वीडियो वॉल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 50 शतकों का जो विराट सफर है उसमें श्रीलंका के खिलाफ 10 शतक इन्होंने जमाए हैं। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 शतक आए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक जो है वो कोहली के बल्ले से निकले हैं। जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आज एक और शतक जो आया वो छठा शतक रहा। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ 5 शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 शतक, इंग्लैंड के खिलाफ 3 शतक है, पाकिस्तान के खिलाफ 3 शतक है और जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 शतक है। यानी कि हर देश के खिलाफ जो है वो कोहली का बल्ला जो है वो जबरदस्त रूप से सामने आया है। और इसमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ 10 शतकों का जो रिकॉर्ड है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस पे सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर ट्वीट किया। आज उन्होंने कहा कि आज उन्होंने न केवल अपना 50वां एक दिवसीय शतक बनाया, आज उन्होंने न केवल अपना 50वां एक दिवसीय शतक बनाया बल्कि उत्कृष्टता और दृढ़ता की भावना का भी उदाहरण दिया है, जो सर्वोत्तम खेल कौशल को परिभाषित करता है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनका समर्पण और साधारण प्रतिभा का प्रमाण है। तो जाहिर तौर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मापदंड जो है वो स्थापित
कर रहे हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो हर मोर्चे पे आकर के हर खेल के हर हिस्से में जिस तरह से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, उसी का उदाहरण जो है वो आज भी एक बार फिर से सामने है। तो विराट कोहली का ये हमने देखा किस तरह से शतकों का जो 50 शतकों का जो विराट सफर है उसकी एक नजर दौड़ाई, और किस तरह से देखा कि हर देश के खिलाफ विराट के बल्ले ने धमाल मचाया हुआ है। तो यही धमाल जो है वो कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज को सामने रखता है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ क्रिकेट कोच देवदत्त भी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार जो हैं राकेश थपलियाल जो हैं वो भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से ये एक सफर रहा है, वो सफर ये बात को दिखाता है कि किस तरह का एक विराट जो है वो किसी भी देश के खिलाफ, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश का कोई भी गेंदबाज हो, हर गेंदबाज के खिलाफ वो अपने आप को नए सिरे से जो है वो सामने लाते रहे हैं। तो देवदत्त जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप क्रिकेट कोच भी हैं, तो एक खिलाड़ी के लिए, एक बल्लेबाज के लिए कितना मुश्किल होता है जब आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, जब आप पे लगातार एक दबाव भी रहता है कहीं ना कहीं, और सेमीफाइनल का जो मुकाबला होता है वो अपने आप में एक प्रेशर लेकर आता है, उस सब के बीच में निकल करके इस तरह की पारी। देखो, आज जो सभी फाइनल था, दोनों टीमों के लिए प्रेशर वाला मैच था। ये जो टीम जीतेगी सीधा फाइनल के लिए टिकट उनको मिल जाएगा। आज जो भी देखो, जो भी रोहित शर्मा की एक तो बहुत सूझबूझ की जो कप्तानी थी, बहुत ही अच्छी कप्तानी रही। उन्होंने जो भी प्लेयर को भेजा उन्होंने अपना 100% दिया। और विराट कोहली तो हमेशा से जो अपने जो गेम को देखो सिंगल रोटेट करते रहे थे, फिर बाद में उनको लगा के रन बनाने, चौके छक्के मारने, तो उन्होंने फिर उसका भी इस्तेमाल करा और बहुत अच्छे 100 बनाई उन्होंने, जो फाइनल में टीम इंडिया को जिताएगी। और वाकई टीम इंडिया को जितलाएगी। और हमारे साथ इस वक्त मुंबई से भी जुड़े हुए हैं अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि प्रशंसक जो हैं वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि अहमदाबाद चलो, क्योंकि अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला है, तो ये सब मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर टीम इंडिया जो है वो एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज करेगी। लेकिन फिर भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का डेविड कॉनवे का यहाँ पे रिकॉर्ड रहा है, खासकर वानखेड़े के मैदान पर, और इसके अलावा सचिन रविंद्र जिस तरह से फॉर्म में दिख रहे हैं, उसको देखते हुए अब टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। और शुरुआत आप देखिए, न्यूजीलैंड की सदी हुई शुरुआत है, 5 ओवर में 30 रन हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है उनके लिए कि जो आस्किंग रेट है वो यहाँ से बढ़ता रहेगा, और हर ओवर में उनको अभिषेक आपको अपडेट करा दें कि कॉनवे जो है वो आउट हो गए हैं और मोहम्मद शमी ने उनका विकेट लिया है। गौरव, जैसे हम पहले भी जी, पहला विकेट यहाँ पर गिर गया है, लेकिन जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ रहेगी गौरव की। शुरुआती 10, 12, 15 ओवर वो निकाल लें, विकेट ना खोएं। एक विकेट हालांकि उनका यहाँ पर गिर गया, लेकिन स्ट्रैटेजी उनकी साफ है कि ज़्यादा विकेट ना खोएं, और उसके बाद वो जो मिडिल ओवर्स है, कल रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस के वक्त अपना हाथ बिल्कुल घास पर रगड़ा था, तो अच्छी खासी ड्यू दिखाई दी थी। तो न्यूजीलैंड के लिए हम कह सकते हैं कि यही मौका है। मौका हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ड्यू पड़ेगी तो चांस न्यूजीलैंड वहां पर जरूर लेना चाहेगी। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा को वहां पर दिक्कत हो सकती है बॉल को ग्रिप करने में। वहां पर न्यूजीलैंड हो सकता है कि बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करे, लेकिन अब न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि टारगेट बहुत बड़ा है। 398 का टारगेट न्यूजीलैंड के लिए बनाना आसान यहां पर नहीं होने वाला, प्लस उसके साथ ही जो सेमीफाइनल का दबाव होता है। और अगर उनके 2-3 विकेट यहां पर निकल जाते हैं, शुरुआत हो चुकी है, और टीम इंडिया की खासियत पूरे टूर्नामेंट में आप देखें यही रही है कि गुच्छों में विकेट ली है टीम इंडिया के गेंदबाजों ने, और शुरुआत यहां पर हो गई है। मोहम्मद शमी ने शुरुआत कर दी है। यहां पर अगर 1-2 विकेट अगर न्यूजीलैंड के और गिर जाते हैं तो उनका मोराल वहीं पर डाउन हो जाएगा, और बड़े शॉट्स उनको खेलने ही होंगे, क्योंकि जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, और सेकंड मौका कोई भी नहीं है। अगर यहां पर हारे तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और यही उनके लिए सबसे बड़ा मौका है, या करो या मरो की स्थिति है। अगर यहां पर वो बड़े शॉट्स नहीं खेलते हैं तो यहां पर उनको मैच गंवाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की टीम इंडिया की गेंदबाजी है, जिस तरह का टारगेट न्यूजीलैंड को मिला है, यहां से न्यूजीलैंड की जो डगर है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आती है। लेकिन क्रिकेट हम कहते हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम को शुरुआत यहां पर बढ़िया मिल गई है, और कोशिश यही होगी कि न्यूजीलैंड के और विकेट निकाले जाएं और न्यूजीलैंड पर दबाव लगातार बनाया जाए।
बिल्कुल लगातार दबाव जो है वो बनाया जाए। राकेश जी आपके पास आते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का जो परफॉर्मेंस टीम का दिख रहा है, तो इसका एक एक्स फैक्टर अगर ढूंढने की कोशिश की जाए तो वो आपकी नज़र में क्या दिखता है आपको? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इसमें चयनकर्ताओं को भी आपको श्रेय देना होगा कि उन्होंने बहुत ही बैलेंस टीम चुनी है इस वर्ल्ड कप के लिए, और जिस खिलाड़ी को जो भूमिका दी गई वो उसके हिसाब से उस पर काम कर रहा है। जैसे आप श्रेयस अय्यर को देखें और केएल राहुल को देखें, कहाँ केएल राहुल एज ए ओपनर टीम में थे और कहाँ वो निचले क्रम में आके बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन टीम को बहुत बड़ा वो सहारा देते हैं वहां पर कि अगर ऊपर के विकेट आपके जल्दी गिरते हैं तो आपके पास मिडिल ऑर्डर के एंड में आपके पास केएल राहुल है यहाँ पर। देखिए, कोई भी ओपनर होता है, एक जमाना था कि जब हमारे खिलाड़ी नंबर के ऊपर बड़ा जोर देते थे कि भाई मैं तीसरे नंबर पे बैटिंग करने वाला हूँ, मैं चौथे पे करने वाला हूँ। आज जिस खिलाड़ी को जिस नंबर पे आप सेट करते हैं, रणनीति बनाते हैं, वो उसके हिसाब से बल्लेबाजी करता है। तो ये बहुत बड़ी खासियत है इस टीम की कि आप उसके जो प्लान में आपका बनता है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं बेहतर ढंग से। और एक किसी भी कप्तान के लिए इससे बड़ी राहत की बात नहीं हो सकती कि वो जिस खिलाड़ी को गेंद थमाए वो विकेट दे, जिस खिलाड़ी को बल्लेबाजी करने भेजे वो वहां पर कामयाब हो। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ी चीज ये होती है कि हमारे प्रधानमंत्री का जैसे ट्वीट आया, इधर विराट कोहली ने शतक बनाया, 50वां शतक, और इधर प्रधानमंत्री का जो उनका तारीफ करने वाला ट्वीट आया, ये खिलाड़ी को बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ाने वाला होता है। नरेंद्र मोदी जी खेल प्रेमी है, हर खेल के खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाते हैं। और क्रिकेट के तो मैं बताऊं आपको, वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब वो गुजरात के सीएम थे तो मैंने उनको अनेकों बार अहमदाबाद के अंदर देखा है कि जब वो सचिन तेंदुलकर को बधाई देने के लिए ड्रेसिंग रूम तक जाते थे, तो वो बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी भी हैं और क्रिकेटरों का जिस तरह से उत्साह बढ़ाते हैं, जिस तरह से सुविधाएं तमाम मिल रही है। एक बेहतरीन स्टेडियम अहमदाबाद में बनाया गया क्रिकेटरों के लिए, हर स्टेडियम में जो तमाम सुविधाएं बढ़ रही हैं, इससे भी देखिए हमारे पास अच्छे खिलाड़ी आने में ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अच्छा होता है, अच्छी पिचेस सबको मिल रही है, अच्छी फ्लड लाइट्स इस वर्ल्ड कप के लिए तमाम स्टेडियमों में चेंज की गई है, तो सारा कुछ एक बेहतरीन के विपक्षी टीमों को कुछ कहने को नहीं मिल रहा है कि भाई हिंदुस्तान में कोई चीज खराब है। बेहतरीन पिचे इस वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध कराई गई, जिसपे रनों का अंबार भी लग रहा है, और गेंदबाजों के लिए भी, चाहे वो तेज गेंदबाज हो चाहे वो स्पिन गेंदबाज हो, उनके लिए भी कुछ है विकेटों में। तो ऐसी विकेटें नहीं है कि जिसपे खाली रनों का अंबार लगे। तो वाकई ऐसा खिलाड़ी जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि जब तक इस मैच में आखिरी गेंद ना फेंक ली जाए। बिल्कुल राकेश जी, जाहिर तौर पर टीम इंडिया को यहाँ पे हर मोर्चे पे जो है वो सावधान रहना होगा। और देवदत्त के पास चलते हैं जो कि क्रिकेट कोच है। देवदत्त जी, आप से ये सवाल है कि ये मुकाबला तो ठीक है, लेकिन कल एक और बड़ा मुकाबला है, कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। उस मुकाबले को लेकर के आपकी राय? मेरे हिसाब से देखो ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रही है, कई मैचों से मैंने देखा है। मेरे को उम्मीद है कल ऑस्ट्रेलिया अच्छा प्रदर्शन करेगी। और पूरी उम्मीद है, देखो दोनों टीमें बराबर की हैं और देखो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। देखो बाकी मेरे को लगता है कल ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है, जो उनकी अच्छी रणनीति है कल। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जिस तरह से सिचुएशन बनी है और जिस तरह का टीम ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो भी इस ओर इशारा करती हैं। हालांकि चलते चलते अब एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं, अभिषेक। हालांकि अभी एक लंबा स्पेल जो है वो अभी बाकी है, लेकिन फिर भी जिस तरह का अर्ली स्ट्राइक मोहम्मद शमी ने दिलाया है, वो कितना ज़्यादा आगे भरोसा दिखा रहा है? क्योंकि आपने खुद कहा कि पहले 10 ओवर जो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बाद से पिच का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह का टीम पिच जो है वो बिहेव करती है। तो क्या कहते हैं आप? कोरोना ऑन करो। बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। पहला विकेट गिर चुका है, शुरुआत हो चुकी है, और उसके बाद केन विलियमसन का विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और काफ़ी जैसे कल रोहित शर्मा ने भी कहा था कि न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन टीम है, उनको पता है कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, और ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं उनके खिलाड़ी। पीछे से परफॉर्म करते रहते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता है तो अपना बेस्ट देते हैं, और धीरे धीरे मतलब जब उनको चेस भी करना हो तो धीरे धीरे चेस करते करते वो एंड टारगेट तक भी पहुंच जाते हैं। 5वां लगातार सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, 2 फाइनल वो पिछले खेल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर गौरव हम कह सकते हैं कि जो टास्क है बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर एक बड़ा मुकाबला जो है वो सामने है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर हम रोकते हैं क्योंकि एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस क्लोन स्पेशल ट्रेन में भीषण आग जो है वो लगी है, और
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, क्या कुछ समाचार है, किस तरह कैसे ये आग लगी है और किस तरह की खबर जो है वो अभी निकल करके सामने आ रही है? देखिए, घटना के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन इटावा के पास सराय भूपत रेलवे स्टेशन है, वहीं पर ये दरभंगा के लिए जाने वाली जो क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नंबर है 02570, उस ट्रेन में आग लगने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। और लगातार जो है घटना पर काबू पाने के लिए जो तमाम रेलवे के अधिकारी हैं और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और हम जानते हैं कि दिवाली और छठ के मौके पर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले जो तमाम मुसाफिर हैं वो बड़ी तादाद में ट्रेन से अपने घरों की ओर जाते हैं छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए। और इसी कड़ी में हम रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ भी देख पा रहे हैं। और दरभंगा के लिए हो, समस्तीपुर के लिए, झंझारपुर के लिए, जयनगर के लिए, बरौनी के लिए, पटना के लिए, इन तमाम ट्रेनों में हम देखते हैं कि भारी भीड़ दिखाई पड़ती है। इसी सिलसिले में ये जो नई दिल्ली से दरभंगा के लिए जो ट्रेन खुली है, उसी ट्रेन में इटावा के पास भूपत सराय नामक एक छोटी सी जगह है, वहीं पर जो खबर मिली है कि वहां पर इस बॉगी में, ट्रेन की बॉगी में आग लगी है। किन कारणों से आग लगी है इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि किन कारणों से आग लगी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में सब कुछ जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। रेलवे के तमाम अधिकारी जो है वो अपने सूत्रों से बातचीत करके घटना किन कारणों से हुई है उसकी जानकारी वो दे पाएंगे। बहरहाल आग पर काबू पाने के लिए रेलवे के जो तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, तमाम जो अधिकारी हैं या फिर फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। चूंकि मुझे जैसा लगता है कि इटावा और भूपत सराय के बीच की जो दूरी है वो कहीं पर ये छोटी सी ये जगह है जिसकी वजह से लोगों को पहुंचने में वहां पर दिक्कत हो रही होगी, लेकिन घटना पर काबू पाने के लिए तमाम तरह के जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर राजेश, क्योंकि जानकारियां जो हैं वो छन के अब धीरे धीरे करके सामने आएंगी, लेकिन फिर भी आपसे ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि अभी कितने लोग जो हैं वो कहना चाहिए ट्रेन के अंदर इस आग में फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए किस तरह का जो प्रयास है वो सामने, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये छोटी सी एक जगह है, शाम का क्योंकि समय है, अंधेरा भी एक बड़ा एक मुद्दा कहीं ना कहीं बन जाता है बचाव कार्य के आगे, तो इन सब चीज़ों को किस तरह से टैकल किया जा रहा है राजेश? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि ये रात का मौसम है और रात के मौसम में कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू का काम होता है या फिर जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो जब पहुंचते हैं वहां पर तो कहीं ना कहीं रात में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन जो रेलवे के जो सुरक्षा कर्मी हैं या फिर फायर ब्रिगेड के लोग हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज होती है कि ये तमाम हालात में कहीं ना कहीं घटना पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये छोटी सी जगह है तो निश्चित तौर पर रात के मौसम में हम कह सकते हैं कि घटना के तह तक पहुंचने में दिक्कत जरूर होगी या फिर कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है उसमें दिक्कत होगी, लेकिन रेलवे के जो लोग हैं वो पूरी तत्परता दिखा रहे हैं। जी हाँ राजेश, हम देख सकते हैं वहाँ की सीधी ये जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, उस तस्वीर को हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो डिब्बे हैं वो किस तरह से आग की लपटों के घिरे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि अब राजेश यहाँ से चुनौती घायलों को अस्पताल में पहुँचाने की भी होगी, तो किस तरह से आप आगे की जो प्रक्रिया है उसको देख रहे हैं? देखिए, हमने पहले भी देखा कि जो रेलवे के जो की घटनाएं घटी बालासोर में या फिर बिहार में, अभी जो पिछले दिनों बक्सर में घटना घटी थी, तो रेलवे ने पूरी तत्परता के साथ तुरंत ट्रैक जो है वो खाली करवाने की कोशिश की, गाड़ियों के परिचालन को दुरुस्त करने की कोशिश की और पूरी मुस्तैदी और तत्परता के साथ हमने देखा कि जो बालासोर में भी जो घटना घटी, उस घटना के बाद कहीं ना कहीं हालात को काबू में करने के लिए रेलवे के तमाम लोगों ने काफी मशक्कत की। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो घटना घटी है इसमें भी रेलवे के जवान जो लोग हैं वो जुटेंगे और निश्चित तौर पर घायलों को आसपास के अस्पताल में, इटावा और मैनपुरी जो है दोनों की दूरी लगभग बराबर है, तो मुझे लगता है कि आसपास के जो जिले हैं उन जिलों में कहीं ना कहीं घायलों को सदर अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे या फिर जो पीएचसी
जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हो गए अगल बगल में, वहां भी उनको इलाज करवाने की कोशिश की जाएगी। चूंकि बॉगी में आग लगी है और आग में अगर लोग झुलसे होंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि झुलसने के बाद स्थिति जो है वो थोड़ी सी बिगड़ती है और ऐसे में प्राथमिक उपचार जो है वो जरूरी हो जाता है। इमरजेंसी सेवा के लिए कहीं ना कहीं एम्बुलेंस और तमाम जो जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुहैया कराने के लिए मुझे लगता है कि रेलवे के लोग जरूर जुटेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जो है पूरी तत्परता दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल रेलवे के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि किन किन हालातों से गुजरकर लोगों को सुविधाएं जो है वो मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि कुछ देर में स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएगी कि घायलों को कहां ले जाया जा रहा है, किन अस्पतालों तक इलाज करवाने की कोशिश की जा रही है। इन सब चीजों पर से पर्दा कुछ देर में उठेगा जब रेलवे की तरफ से आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी जाएगी कि घटना किन कारणों से हुई है, लोगों को इलाज के लिए कहां ले जाया जा रहा है, फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां वहां पहुंची है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के जो तमाम जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। तो ये कुछ देर में मुझे लगता है गौरव कि सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो तमाम जानकारी दी। तो आपको बता दें कि यूपी के इटावा में दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में जो है वो आग लगी है। हालांकि आग की चपेट में आने से कहा जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द जो है वो बचाव कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और लोग घायलों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। बहरहाल क्रिकेट विश्व कप की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।